it in this chapter metallurgy we have studied 3 steps. फर्स्ट वन इज पाउडर्ड और हमने बढ़ाई थी क्रशिंग और ग्राइंडिंग जिसको बोला था. सेकेंड वन इज बेनिफैक्शन जिसके अंदर हमने 3-4 मेथड पढ़े थे. मैग्नेटिक सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, लीचिंग. और थर्ड नंबर पे हमने ऑक्सीडेशन किया था क्योंकि रिडक्शन करा था. रिडक्शन के लिए ऑक्सीडेशन पहले कर ले तो इजी हो जाता थोड़ा, तो उसके लिए हमने प्रोसेस पढ़ा था कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग. यहां तक अपने पास मेटल का ऑक्साइड बन के आ गया था. ठीक है भाई. अब हम कर रहे रिडक्शन. और रिडक्शन में पहला आपके पास आता है, अगर आपके पास जो मेटल ऑक्साइड है, आपके पास जो मेटल का ऑक्साइड है उसको किसी भी सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन के साथ हम रिड्यूस करा सकते हैं, तो आपके पास M अलग CO अलग हो जाएगा. यहाँ पे जो मेटल बच जाएगा आपके पास, एक कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप ले सकते हैं, कार्बन CO वगैरह हम देखेंगे उसको आगे. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्मेल्टिंग. ठीक है भाई. तो मेटल ऑक्साइड को कार्बन की प्रेजेंस में हीट करके रिड्यूस करवाना स्मेल्टिंग होता है. इसके अलावा एक अपने पास मेथड होता है कुछ और, जैसे Hg है, Pb है, ये अपने आप रिड्यूस हो जाती है. इनके ऑक्साइड जो होंगे वो अपने आप रिड्यूस हो जाएंगे Hg और Pb में. अपने आप हो रहा है इसलिए इस प्रोसेस को हम ऑटो रिडक्शन बोल देते हैं. तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और लाइक Hg एंड Pb गेट रिड्यूस इटसेल्फ. This process is called auto या self reduction. There is also one method. अगर आपके पास ऑक्साइड्स हैं लाइक क्रोमियम का, उसकी रिडक्शन करा दो आप एल्यूमिनियम के साथ. ठीक है भाई. क्रोमियम का रिडक्शन एल्यूमिनियम के साथ करवाया, आपके पास क्रोमियम बन जाएगा, Al2O3 बनेगा. ओके. मतलब रिडक्शन करवा रहे विद प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम. ये थोड़ा ज्यादा क्रोमियम से इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. यहाँ पे आप आयरन भी ले सकते हो, यहाँ पे आप मैग्नीज भी ले सकते हो, यहाँ पे आप आयरन, मैग्नीज, सिलिकॉन भी ले सकते हो. कौन सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपके पास एल्यूमिनियम हो जाएगा और रिड्यूस करा देगा. और जैसे रिडक्शन होगा यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा जो वो बहुत हार्ड होता है, और उसकी हार्ड नेचर के कारण ही, इसकी हार्ड नेचर के कारण इसको रेल के ज्वाइंट्स में यूज करते हैं, रेल ज्वाइंट्स में यूज किया जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस. एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस जो पूरा नाम है वो है गोल्ड सचमेट एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस. तो देयर आर सम बेसिक रिडक्शन पार्ट. मोस्ट सुटेबल इज रिडक्शन विद द कार्बन और CO रिड्यूसिंग एजेंट. मेटल ऑक्साइड को कार्बन साथ रिड्यूस कराएंगे, स्मेल्टिंग इसको बोलेंगे. एल्यूमिनोथर्माइट, एल्यूमिनियम यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा. हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव ओर्स को लेंगे. तो मतलब यहां तक अगर हम देखें तो हमारे पास मेटल आ चुकी है हर केस में. ठीक है भाई. ये मेटल जो है वो 95% के आसपास प्योर है, लेकिन वी हैव टू प्योर इट 100%. तो लास्ट जो अपना प्रोसेस है इसके अंदर 4 नंबर पे जो है दैट इज रिफाइनिंग. रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है, जो आपके पास क्रूड ओर है उसको बिल्कुल प्योर बनाएंगे. क्रूड जो मेटल है, क्रूड मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करेंगे. क्रूड मेटल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर 2 से लेके 5% तक इम्प्योरिटी होती है. इम्प्योरिटी मतलब गैंग पार्टिकल होते हैं. गैंग पार्टिकल आप मैट्रिक्स भी बोलते हो, तो आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं इनके लिए. तो क्रूड जो मेटल होगी उसको प्योर मेटल में कन्वर्ट करेंगे. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफाइनिंग. 100% प्योर मेटल आपको मिलनी चाहिए. ठीक है भाई. मेथड है जो अपने पास फर्स्ट मेथड है दैट इज लिक्वेशन. जो रिफाइनिंग का पहला मेथड है अपने पास दैट इज लिक्वेशन. ठीक है भाई. लिक्वेशन में क्या होता है, हम इस मेथड में उन ओर को प्योरीफाई कर पाते हैं. इस मेथड में हम उन ओर को प्योरीफाई कर पाते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट, मैं लिख देता हूं, मेटल हैव मेल्टिंग पॉइंट लेस देन इम्प्योरिटी. मेटल का मेल्टिंग पॉइंट इम्प्योरिटी से कम होना चाहिए. और इसके लिए हम मेनली जो है टिन वगैरह और को, टिन, बिस्मिथ, लेड और को इस मेथड से हम साफ कर पाते हैं. मेटल जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा इम्प्योरिटी से, उन मेथड किस मेथड से प्योरीफाई कर पाएंगे. टिन, लेड और बिस्मिथ जैसे और को यहाँ से साफ कर पाते हैं. होता क्या है, अपने पास एक स्लोपिंग हर्थ लेते हैं
डायग्रामेट्री बता देता हूँ। एक स्लोपिंग हर्थ लेते हैं इस टाइप से, स्लोपिंग मतलब स्लोप, हर्थ मतलब जो होता है स्लोपिंग हर्थ बोलते हैं इसको। स्लोपिंग मतलब स्लोप वाली चीज है कोई, हर्थ मतलब फ्लोर को बोलते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज, हर्थ मतलब फ्लोर होता है। ठीक है भाई, यहाँ पे अपने पास वो और रखी होगी जिसके अंदर 2-4% इम्प्योरिटी है, इसको हम यहाँ से हीट करेंगे। हीट करेंगे तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम है, मेटल मेल्ट होकर नीचे आ जाएगी, इसको हम यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे, इम्प्योरिटी यहीं पे रह जाएगी। ठीक है भाई, तो आप लिख सकते हैं जो मेटल होगी, मेटल दैट विल बी मेल्ट फर्स्ट लीविंग बिहाइंड इम्प्योरिटी। ठीक है भाई, तो लिक्वेशन से वर्ड से ध्यान रखते, लिक्विड वर्ड से आपके पास इसको बनाया गया है। तो मेटल है लिक्विड, मेल्टिंग पॉइंट लेस होना चाहिए इम्प्योरिटी से, थिन दैट लिक्विड, इन मेटल को आराम से इस मेथड से प्योरीफाई कर पाएंगे और मेटल आपके पास नीचे मेल्ट होके आ जाएगी, इम्प्योरिटी यहीं पे रह जाएगी। स्लोपिंग हर्थ वगैरह ये आपके पास इसमें लिख रखा है। सेकंड जो मेथड है दैट इज डिस्टिलेशन। सेकंड जो अपने पास मेथड रहेगा, सेकंड जो मेथड है दैट इज डिस्टिलेशन। दिस इज आल्सो वेरी सिंपल मेथड। इस मेथड में क्या है, यहाँ पे मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए इम्प्योरिटी से, मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए इम्प्योरिटी से। ठीक है भाई, तो जो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए इम्प्योरिटी से, जिंक हुआ, कैडमियम हुआ, इन टाइप के मेटल को हम इस मेथड से आराम से प्योरीफाई करेंगे। सेम मेथड, बॉइलिंग पॉइंट, तो आपके पास एक बिकर लेंगे, इसमें आपके पास एक क्रूड मेटल होगी जिसके अंदर 2-4% इम्प्योरिटी, इसको हीट करेंगे, एक फनल से दूसरे बिकर में जोड़ लेंगे इसको, यहाँ से अपने पास मेटल बॉयल होगी, इसमें आ जाएगी इम्प्योरिटी आपके पास यहीं, तो इसमें इम्प्योरिटी बच जाएगी, इस टाइप में आपके पास प्योर मेटल आ जाएगी। क्योंकि मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम था ना, तो मेटल पहले बॉयल होकर इस साइड आ जाएगी, इम्प्योरिटी इसी में रह जाएगी। तो लगभग इसमें जो होता है आपके पास, जो बॉइलिंग पॉइंट का गैप होना चाहिए वो लगभग 25 मिनट के आसपास होता है, तो इस टाइप से हम इसको आराम साफ कर पाते हैं। ठीक है भाई, तो दो सिंपल से मेथड है, लिक्विड वाले में मेल्टिंग पॉइंट कम, डिस्टिलेशन वाले में बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए मेटल का, किससे, इम्प्योरिटी से। तो इसमें तो जरूरी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज पेपर में क्वेश्चन आता है दैट इज प्रिंसिपल एंड यूज किसके लिए करते हैं। ठीक है, हमेशा सीबीएसई एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि इसका प्रिंसिपल रखो, इस मेथड का प्रिंसिपल लिखो, ये मेथड किसके लिए होता है, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट में रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपके पास जो मेथड है इसका पॉइंट है, हमने 2 मेथड पढ़े इसके, लिक्वेशन, डिस्टिलेशन। थर्ड जो आपके पास इसका मेथड है दैट इज वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, रियली इंपॉर्टेंट। आई थिंक हर बार पेपर में क्वेश्चन रिपीट होता है। वेपर फेज रिफाइनिंग में क्या होता है, जो अपने पास क्रूड मेटल है, मैं लिख देता हूँ इसके नीचे, जो आपके पास इम्प्योर मेटल है, जो आपके पास एक क्रूड मेटल है, उसमें कोई केमिकल रिएजेंट डालेंगे, इसलिए मैं वाई लिख देता हूँ। क्रूड मेटल के अंदर, इम्प्योर मेटल के अंदर कोई भी एक केमिकल रिएजेंट डालेंगे, वो केमिकल रिएजेंट कैसा होना चाहिए, जो सिर्फ इसके साथ डिजोल्व हो, इसके साथ एक वोलेटाइल कंपाउंड बनाए, ना कि साथ जो इम्प्योरिटी लगी हुई है उसके साथ कुछ नहीं करेगा। ठीक है भाई, यानी कि वो जो आपके पास केमिकल रिएजेंट है ये, वो किस टाइप का होना चाहिए, दैट विल डिजोल्व या दैट विल रिएक्ट ओनली विद मेटल, नॉट इम्प्योरिटी। तो गैंगू पार्टिकल साथ वो रिएक्शन करेगा नहीं, गैंग पार्टिकल साथ वो सिर्फ रिएक्ट करेगा मेटल साथ। यहाँ पे आपके पास एक MY, एक कोऑर्डिनेटिंग या कॉम्प्लेक्स वोलेटाइल कंपाउंड बनेगा, इस वोलेटाइल कंपाउंड का हम डिसोसिएट कर लेंगे, टेम्परेचर लगा के, M अलग हो जाएगा, Y अलग हो जाएगा, और यहाँ पे जो मेटल है दैट इज वेरी प्योर। ठीक है भाई, इम्प्योरिटी कहाँ है, क्योंकि इम्प्योरिटी ने साथ रिएक्शन नहीं की, तो ये आपके पास इम्प्योरिटी पीछे रह जाती है। तो वेपर फेज रिफाइनिंग का ये प्रिंसिपल है। मेटल, इम्प्योर मेटल में से आपकी तरफ इम्प्योर मेटल रिएक्ट विद सुटेबल रिएजेंट, सुटेबल रिएजेंट किस टाइप का, दैट विल रिएक्ट ओनली विद द मेटल, एक वोलेटाइल कंपाउंड बनेगा, इस वोलेटाइल कंपाउंड को हम डिसोसिएट करके प्योर मेटल में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके 2 टाइप है भाई, जो पेपर में आपके पास आते रहते हैं। और फर्स्ट वन इज मोल्ड प्रोसेस। मोल्ड प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट। मोल्ड प्रोसेस जो होता है वो सिर्फ इस मेटल के रिफाइनिंग में होता है, निकेल। मोल्ड प्रोसेस इज यूज फॉर द रिफाइनिंग ऑफ निकेल। क्या करते हैं, निकेल जो है इम्प्योर निकेल, इसकी रिएक्शन कराते हैं
कार्बोनिल ग्रुप साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ठीक है भाई, यहाँ पे आपके पास कंपाउंड बनेगा NiCO4 टेट्रा कार्बोनाइल निकेल। ठीक है भाई, और इसको फिर हम हायर टेम्परेचर तोड़ देंगे, यहाँ पे निकेल अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड वापस चली जाएगी। ये जो निकेल दैट इज वेरी प्योर, ये आपके पास इम्प्योर निकेल था। ओके, काफी बार क्वेश्चन आते हैं मोल्ड प्रोसेस किसके लिए यूज होता है, निकेल के लिए। मोल्ड प्रोसेस लिखो तो आपको ये रिएक्शन लिखनी है, निकेल रिएक्ट विद कार्बोनिल ग्रुप यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड टू फॉर्म ए वोलेटाइल कंपाउंड दैट विल डिसोसिएट इनटू निकेल। ठीक है भाई, अगर यहाँ पे आपको टेम्परेचर मिलते हैं कि कौन कितने टेम्परेचर पे यूज होता है तो आप इसके टेम्परेचर रेंज भी लिख सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे आपके पास 350 के आसपास केल्विन टेम्परेचर होगा, और इसमें आपके पास लगभग 500 यानी कि 480 के आसपास केल्विन टेम्परेचर होगा। तो टेम्परेचर रेंज भी लिख सकते हैं, मतलब सिंपल से यहाँ पे हमें तोड़ना है ना तो ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा। ठीक है भाई, मोल्ड प्रोसेस निकेल की होता है। एनसीईआरटी में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था सीबीएसई में, व्हाट इज द रोल ऑफ CO इन रिफाइनिंग ऑफ निकेल। रिफाइनिंग ऑफ निकेल में कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज किया, दैट इज आल्सो मोल्ड प्रोसेस। सेकंड जो इसका पार्ट है भाई, इसमें जो आपके पास है दैट इज वैन अर्कल प्रोसेस। कौन सा है, वैन अर्कल प्रोसेस। फर्स्ट पार्ट था मोल्ड प्रोसेस, सेकंड पार्ट था वन अर्कल प्रोसेस। वन अर्कल प्रोसेस यूज फॉर जिरकोनियम एंड टाइटेनियम मेटल। तो जिरकोनियम और टाइटेनियम की रिफाइनिंग करनी हो आप वन अर्कल लगाएंगे, निकेल मेटल की रिफाइनिंग करनी हो आप मोल्ड प्रोसेस लगाएंगे। याद रखने वाली चीज है, मोल्ड प्रोसेस निकेल के लिए आएगा, वन अर्कल प्रोसेस जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए आएगा। इसमें रिएक्शन क्या होती है, जिरकोनियम है या फिर आप टाइटेनियम ले सकते हो, दैट विल रिएक्ट विद आयोडीन गैस। आयोडीन के साथ रिएक्शन करेंगे 870 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, ZrI4 एक वोलेटाइल कंपाउंड बनेगा। अगर आप टाइटेनियम लेंगे तो TiI4 बन जाएगा। ठीक है भाई, लगभग 2000 के आसपास इसको हम डिसोसिएट कर देंगे, Zr अलग I2 अलग। ये आपके पास जिरकोनियम जो है इज वेरी प्योर, टाइटेनियम लेंगे तो टाइटेनियम प्योरीफाई हो जाएगा। तो मोल्ड से निकेल कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज होता है, इसमें CO का, इसमें आपके पास आयोडीन गैस का यूज होता है। ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ I2 इन द रिफाइनिंग ऑफ जिरकोनियम या फिर टाइटेनियम। तो आपको वन अर्कल वाले रिएक्शंस आपको यहाँ पे पुट आउट करनी होंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोल्ड और वन अर्कल सीबीएसई एग्जाम में जरूर आते हैं। इन तीन मेथड के बाद जो अपने पास नेक्स्ट मेथड आता है भाई, दैट इज थर्ड। आपके पास पहला जो मेथड था वो लिक्वेशन था, सेकंड जो मेथड था दैट इज डिस्टिलेशन, थर्ड जो था वेपर फेज रिफाइन जिसके अंदर मोल्ड और वन अर्कल पड़ा। नेक्स्ट जो मेथड आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है कि अपने पास जिस भी मेटल को आपको प्योरीफाई करना है, जिस भी मेटल को आपको प्योरीफाई करना है उसको, यानी कि जो आपके पास इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर मेटल, इस साइड आप प्योर मेटल लगाएंगे। ठीक है भाई, तो आपके पास एक इम्प्योर मेटल जिसको आपको प्योरीफाई करना है, सेकंड में आपके पास प्योर मेटल लगाएंगे। जो प्योर मेटल है उसको आप नेगेटिव पोल से जोड़ेंगे, इसको आप पॉजिटिव पोल से जोड़ेंगे, यानी कि दैट विल एक्ट एज एनोड, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल एक्ट एज एनोड और दैट विल एक्ट एज कैथोड। तो सिंपल जरूरी चीज क्या है, एनोड किसका होगा, इम्प्योर मेटल का, एनोड इम्प्योर मेटल का, कैथोड प्योर मेटल का। ये जरूरी चीज आपके पास, ये आपके पास होना चाहिए, प्योर मेटल का कैथोड, इम्प्योर मेटल का एनोड। तो अगर मान लो हमें कॉपर रिफाइनिंग करना है तो यहाँ पे कॉपर लिख देना, आपको जिंक करना है तो जिंक कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कॉपर हुआ, जिंक हुआ, इन सब की रिफाइनिंग, एंटीमनी हुआ, प्लेटिनम हुआ, सेलेनियम हुआ, इन सब की रिफाइनिंग में हम इसका मेथड का यूज करते हैं। तो एनोड इम्प्योर मेटल का, कैथोड प्योर मेटल का। ठीक है भाई, जिस भी मेटल के साथ करना है उसी का हम एक इम्प्योर ले लेंगे, इसके अंदर सॉल्यूशन उसी मेटल का होगा, जैसे कॉपर का है तो कॉपर सल्फेट डाल देंगे, जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ा है। यहाँ पे रिएक्शंस होंगी और रिएक्शन बताने की जरूरत भी नहीं आपको। एनोड पे कॉपर है तो दैट विल डिसोसिएट इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। वहां पे जो कॉपर 2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात अगर मैं बोल दूं, यहाँ पे आपके पास जो कॉपर की और रोड है, ये आपके पास ऑक्सीडेशन होगा इसका। एनोड पे आपको सभी को पता ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है भाई, ऑक्सीडेशन होगा इसका,
तो ये टूट जाएगी, किस में टूट जाएगी, ये कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इस साइड जाएंगे, ये कॉपर 2 पॉजिटिव आपके पास मिल रहा है, तो इसमें जो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ रिएक्शन करेंगे और इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे कॉपर बन के। तो ये तो पहले प्योर था और इसका प्योर पार्ट इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया। यहाँ पे क्या बच गई, सिर्फ इम्प्योरिटी, वो नीचे गिर जाएगी। तो यहाँ पे एक मड बन जाएगा, उस मड को क्या बोलेंगे आप, एनोड मड। लेकिन जब कॉपर की रिफाइनिंग करते हैं तो इस मड के अंदर आपके पास सिल्वर गोल्ड जैसे मेटल मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि व्हाट इज द क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इम्प्योरिटी इन द एनोड मड इन द रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, तो आप बोलेंगे सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम जैसी महंगी मेटल्स इसकी इम्प्योरिटी में चली जाती है। तो ये एनोड मड एनोड के नीचे बना है, इम्प्योर मेटल एनोड होनी चाहिए, प्योर मेटल कैथोड होनी चाहिए। कॉपर जिंक सेलेनियम वाली वगैरह की रिफाइनिंग में इसको यूज करते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पे रिडक्शन, इसका जो प्योर पार्ट इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा और अपना यही चाहिए था, प्योर कॉपर चाहिए था। ठीक है भाई, तो ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इम्प्योर, ये नीचे जो बना इसको एनोड मड बोलते हैं, नीचे लिखा हुआ है। ओके, तो दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। नेक्स्ट रिफाइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जोन रिफाइनिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिफाइनिंग इज जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग में क्या होता है, इसका जो प्रिंसिपल क्या कहता है कि इम्प्योरिटीज इज मोर सोल्यूबल, impurity is more soluble in molten state than metal। इम्प्योरिटी जो होगी, इसका प्रिंसिपल रहेगा, इम्प्योरिटी जो है वो ज्यादा सोल्यूबल है मोल्टन स्टेट में, किसकी बजाय, मेटल में। तो इस मेथड में हम कैसे यूज करेंगे, इस मेथड के में जो चीजें यूज करते हैं हम, साफ करते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, बिस्मिथ वगैरह, यानी कि सेमीकंडक्टर, हाईली प्योर सेमीकंडक्टर बनाने के इस मेथड यूज किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सेमीकंडक्टर रिफाइनिंग, सेमीकंडक्टर मेटल को रिफाइनिंग करने के लिए कौन से मेथड यूज करेंगे, तो आप बोलेंगे जोन रिफाइनिंग मेथड। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, बिस्मिथ वगैरह इस मेथड से हम साफ कर सकते हैं। ठीक है भाई, गैलियम वगैरह जो आपको पता है 13, 14, 15 ग्रुप में मेटल्स आती है जिनके हम पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं, उनको साफ करने में जोन रिफाइनिंग मेथड आपके पास आएगा। ठीक है भाई, कैसे करते हैं आपको पता ही है। एक हम जोन बना लेते हैं, इसके अंदर आपके पास क्रूड मेटल रखी होगी। ठीक है, क्रूड मेटल की आपके पास रोड रखी हुई है, क्रूड मेटल की आपके पास एक रोड रखी हुई है, क्योंकि इसको आपको साफ करना है। एक नीचे हम हीटर लेंगे, मूविंग हीटर लेंगे, इसको ऐसे ऐसे मूव करते रहेंगे। मान लेते हैं ये अपने पास क्रूड मेटल की ओर है, ये आपके पास एक क्रूड मेटल की ओर है, नीचे एक हीटर लगाएंगे, इसको घुमाते रहेंगे। ठीक है, दोनों चीजें मेटल प्लस इम्प्योरिटी 2 है, दोनों मेल्ट हो जाएंगी। जैसे ही कूल करेंगे तो मेटल तो सॉलिड पहले बनेगी, बिकॉज प्रिंसिपल देखो आप, इम्प्योरिटी जो है वो सोल्यूबल कहाँ ज्यादा होती है, मोल्टन स्टेट में। तो इम्प्योरिटी तो मोल्टन स्टेट में रहेगी, मेटल सॉलिड स्टेट में पहले आएगी। तो जैसे मान लो आपके पास ये रोड हुई, तो इम्प्योरिटी एक साइड रह जाएगी, इस हिस्से मान लो इम्प्योरिटी आ गई, ये बाकी हिस्सा मेटल का बच गया, रोड का बच गया एक अपने पास, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है भाई, क्योंकि इम्प्योरिटी थी गए बाहर। फिर इसको दोबारा हीटर लगाएंगे, फिर चलाएंगे इसको। ठीक है, फिर इम्प्योरिटी एक साइड आएगी तो बार बार इसको कट करते जाएंगे जहां तक इम्प्योरिटी आएंगे। मतलब इस मेथड को हम बहुत टाइम कर सकते हैं। इट कैन बी रिपीटेड सेवरल टाइम्स करेंगे तो आपको पता है इसके अंदर हाईली प्योर चीजें आएंगी। तो सबसे हाईएस्ट प्योरिटी चीजें इससे आ सकती है आपके पास, जो सेमीकंडक्टर में चाहिए आपको। यहाँ पे जो एटमोस्फेयर बनाते हो इनर्ट बना लेते हैं, इनर्ट एटमोस्फेयर होता है, क्योंकि आपको पता है जैसे मेटल बनेगी, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन हुआ तो इसको रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, और मेटल ऑक्साइड को मतलब हमें इस टाइप का चले गए, तो इसलिए पहले इनर्ट एटमोस्फेयर बना लेते हैं। तो इसके जो मेनली पॉइंट्स जो आपके पास है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, बिस्मिथ, बेरिलियम, बीई, मतलब ग्रुप 13 और 14 और 15 जिनके आपने सेमीकंडक्टर पढ़े एन और पी टाइप, उनको रिफाइनिंग करने में इसका काम आता है। प्रिंसिपल आपके सामने है। ठीक है भाई, तो इम्प्योरिटी जो होगी वो एक एंड के ऊपर आ जाएगी, एक कॉर्नर में आ जाएगी, उस एंड को हम कट कर देंगे, हाईली प्योर मेटल मिलेंगे, सेवरल टाइम हम इसको कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसका एटमोस्फेयर इनर्ट बना लेंगे, क्योंकि ताकि ऑक्सीडेशन ना हो, ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए इसका इनर्ट एटमोस्फेयर बना लेते हैं।
तो ये आपके पास रहेगा रिफाइनिंग के अंदर, जिसके अंदर अपने पास एक टाइप और बचे, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी ये सबसे मॉडर्न और वर्सटाइल टेक्निक है। इट इज वेरी मोस्ट मॉडर्न एंड वर्सटाइल टेक्निक। मॉडर्न और वर्सटाइल टेक्निक है। क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है कलर, ग्राफी मतलब राइटिंग, तो कलर राइटिंग वर्ड से आपके पास बनाया गया है। क्रोमेटोग्राफी काफी टाइप की होती है। पेपर क्रोमेटोग्राफी आती है, सेकंड आपके पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी आती है, जिनका आपकी बुक्स में जिक्र होगा, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। एक आपके पास टीएलसी आती है, एक आपके पास गैस क्रोमेटोग्राफी आती है। तो मेनली आपके पास 4 टाइप की क्रोमेटोग्राफी आती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी और टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। बाकी इसमें आपके पास जो इसका प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, वो देखो। प्रिंसिपल कहता है डिफरेंट component of a mixture are adsorbed at different extent. Different component of a mixture are adsorbed at different extent on किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, यानी कि मैं लिख देता हूं एडजोर्बेंट, क्योंकि आपने पढ़ा है सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है भाई। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी क्या होता है, जैसे अपने पास पहले में से तो काम जो करता हूँ, 2 फेज होते हैं इसके अंदर। एक होता है मोबाइल फेज, एक होता है स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज मतलब मूवेबल, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। तो मोबाइल फेज जो होगा आपके पास वो लगभग बना होता है सोलवेंट वगैरह, कोई भी हम ले लेते हैं। मोबाइल फेज जो होता है वो सोलवेंट का होता है, क्योंकि इसको हमें मूव करवाना है, वाटर वगैरह लगा लो, कोई गैस लगा लो, लिक्विड लूज लिक्विड लगा लो। स्टेशनरी जो होता है वो मेनली आपके पास सिलिका का बना होता है। ठीक है भाई, एल्यूमिना का बना होता है, क्योंकि अपना सरफेस है, ये अपना सरफेस होगा, तो मेनली एल्यूमिनियम या फिर सिलिका का बना होता है। ठीक है भाई, एडजोर्बेंट जिसको बोल देंगे। तो जैसे पेपर क्रोमेटो, ये आपके पास इतना ही पेपर में काम इतना आएगा। बाकी ये आपके पास मान लो कोई पेपर है, पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर मिलेगा आपको, इसके ऊपर कोई लिक्विड मिक्सर का ड्रॉप डाल देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, जैसे इसको डिप करेंगे किसी सोलवेंट के अंदर, तो आप देखेंगे ये जो साइन आपके पास है, इसके अंदर जो भी सोलवेंट के होंगे पार्टिकल मिक्सर होंगे, मान लो इसके अंदर ऑयल है, मान लो इसके अंदर वाटर है, या फिर ए बी सी को 3 चीजें हमने यार इसके अंदर मिलाई हुई है, तो तीनों अलग अलग जगह पे जाके एडजॉर्ब हो जाएंगे, क्योंकि ये तो इसका प्रिंसिपल है। इस मेथड में आप जिसके अंदर मिनट अमाउंट की इम्प्योरिटी हो उसको भी साफ कर सकते हैं, ज्यादा कंपाउंड जितने अगर थोड़े से भी कंपाउंड उसको भी साफ कर सकते हैं। तो ये इस मेथड की अच्छी बातें हैं। तो क्रोमेटोग्राफी विद स्पेशल रेफरेंस टू कॉलम क्रोमेटो, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी आप बताएंगे 2 फेज होते हैं, एक स्टेशनरी एक मोबाइल फेज के लिए। ठीक है भाई, तो ये सब आपके पास इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि हमने फ्लो प्रोटेक्शन में स्टार्टिंग में बोला था कि ऑयल के पार्टिकल और पे लगने चाहिए, इम्प्योरिटी के पार्टिकल के ऊपर वाटर लगना चाहिए, तो वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी की मदद से ही लगाते हैं। ठीक है भाई, तो रिफाइनिंग अपने पास रिफाइनिंग रहेंगे, लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, वेपर फेज रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, और लास्ट वन इज